को बताता हूँ कि मेरा कनाडा में डे 1 कैसा था। तो जब फ़्लाइट मेरी दिल्ली से उड़ी थी तो उसका पहला स्टॉप था फ्रांस की राजधानी पेरिस में। तो भाई जब हम पेरिस से फिर अपने 3-4 घंटे का स्टॉप ख़त्म करने के बाद जब हम लोग वहाँ से उड़े, चारों तरफ खेती करके बीच में इन्होंने गाय पाली हुई है। देखो। हेलो, नमस्ते एंड वेलकम बैक अगेन दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पहाड़ी पैसेंजर में। मेरा नाम है ब्रिजेश और स्वागत करता हूं आपका कनाडा की कैपिटल सिटी ओटावा ओंटारियो से। और उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो पे लाइक और कमेंट्स करे हैं और चैनल को सब्सक्राइब किया है। और जिन लोगों ने नहीं करा है उनको भी बता दूं कि भाई जाके कर लो, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। और भाई मौसम की बात करी जाए तो आसमान पूरा बादलों से भरा हुआ है और इसी के बीच में से हल्की हल्की धूप निकल रही है। लेकिन ये धूप भी बहुत तेज़ लग रही है, भले हल्की हल्की है। और इधर की बात करी जाए तो इधर पूरा कंस्ट्रक्शन अभी भी भाई चल ही रहा है। सामने ये बड़ी बड़ी मशीनें और ये लोग इंजीनियर्स अभी भी काम कर रहे हैं भाई। पता नहीं कब तक ठीक कर पाएंगे ये, क्योंकि इसकी वजह से जो है गाड़ियाँ इधर से नहीं जा पा रही है और हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम है भाई ये, क्योंकि एक साइड की रोड बंद है तो इधर से गाड़ी का आना तो बिल्कुल ही बंद कर रखा है। और इधर घरों की बात करी जाए तो लोग अपने घरों में सो रहे हैं अभी। और यहाँ देखो ये वेदर चेक करो गाइस, चेक करो। और भाई हमारे यहाँ के जो रोलर होते हैं आपने देखे होंगे वो एकदम प्लेन होते हैं, बट इनके जो है दांत निकले हुए हैं रोलर के भी, क्योंकि ये और अच्छे से प्रेस कर देते हैं पूरी मिट्टी को, एकदम गड्ढे बना देते हैं। जैसे ये देखो यहाँ पे गड्ढे बना के छोटे छोटे से, जिससे मिट्टी और ज़्यादा अंदर चली जाती है। तो ऐसे रोलर मुझे लगता नहीं हमारे यहाँ पे होंगे, शायद मैंने कभी देखे तो नहीं है। बाकी ये काफ़ी बड़े हैं भाई, और ये वाला तो फिर भी छोटा है, लेकिन जो उधर काम कर रही है मशीनें वो बहुत ज़्यादा बड़ी है भाई। और भाई बैक यार्ड की बात करें तो इस तरीके से कुछ पीछे पंचिंग बैग लटका रखा है। और यहाँ पे है साइकिल पार्किंग स्टैंड बना रखा है भाई हम लोगों ने। और पीछे बहुत सारी घास हो रखी है पूरी, इधर इधर पूरी घास। और ये इस वजह से हो रखी है कि ये मशीन जो है अंदर ये हो रखी है भाई ख़राब, जिसकी वजह से घास काटने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। इसलिए कोई काट ही नहीं रहा भाई, सबको पता है कि कौन करेगा इतनी मेहनत, इसलिए यहाँ पे पूरी झाड़ियाँ हो रखी है। और ये जो हम लोग रात को बाहर बैठते हैं तो इसके लिए कुर्सियाँ यहाँ पर रखी हुई है, पर कल बहुत तेज़ बारिश हुई थी तो जिसकी वजह से पूरी भीग गई थी। और ये हमारे घर में एक बंदा है, उसके पास गाड़ी है, तो ये उसके टायर हैं यहाँ पे विंटर्स टायर्स के, तो ऐसे फेंक रखा है। और ये है यहाँ पर बारबेक्यू, इस पर रात को आग जला के, सर्दियों में आग जला के बैठ जाए। और आग जलाने के लिए जो लकड़ी यूज़ करी है वो भाई डाइनिंग टेबल कुर्सियाँ ही तोड़ रखी है इन लोगों ने। बहुत ख़तरनाक लोग हैं यहाँ पे। और इधर का एरिया थोड़ा सा क्लीन दिख रहा है, वो किस लिए करा है क्योंकि ये जो है फ्रंट का एरिया है और इसको क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। बट फिर भी इधर साइड पूरी घास ही घास है। और जो आधा एरिया करा हुआ है क्लीन, वो करा है इससे, कैंची से काट रखा है पूरा ये वाली। तो ये इन लोगों ने शायद आज ही करा है, क्योंकि मैं तो चले गया था ड्यूटी पे और ये लोग थे घर पे, तो इन लोगों ने मेरे को लगता है शाम को ये सारा कुछ काट दिया था। बाकी इधर का एरिया भी बचा हुआ है और इधर का भी है। ये सारी झाड़ियों को काटना पड़ेगा। और घर के बाहर भी ये बड़े बड़े पेड़ हो रखे हैं, तो इनको भी काटेंगे अभी सारा कुछ। और अंदर की बात करें तो शायद सारे लोग जा रखे भी ड्यूटी पे, इसलिए पूरा लिविंग एरिया खाली पड़ा है, वरना सारे लोग यहाँ पे बैठ करके रात को मस्ती करते हैं। बट अभी मेरे ख्याल से सारे लोग चले गए हैं। लगा रखा है बिल्कुल खिड़की के पास में। और यहाँ से बाहर का व्यू कुछ इस तरीके से दिखता है। और इसमें सिर्फ 2 ही कुर्सियाँ बची हुई है भाई, 2-3 तो टांगें तोड़ दी उसकी, जला दी उन लोगों ने बयान करके। 2 ही कुर्सियाँ बची हुई है, एक ये और एक वो, बस बाकी सब कर दिया है ख़त्म। अब धीरे धीरे ये दोनों भी जाएंगी, फिर नया आएगा भाई। इधर की बात करी जाए तो सामने एक बहुत बड़ा शीशा, और ये हूँ मैं। बड़े शीशे में ज़्यादातर लोग देखते नहीं है, क्योंकि सबके रूम में अलग अलग से शीशे लगे हुए हैं ऑलरेडी। चलिए भाई खाने की बात करें तो यहाँ पे बन रहा है पराठे। एक ये है, एक इसमें बन रहा है। ये पैन में बना रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है बनाना। बस तवा तो है बट मुझे किसी पसंद नहीं है ज़्यादा। एक इसमें बन रहा है, एक बना है और एक ही बन रहा है, दैट्स इट। तो भाई चलते हैं फिर से पार्क के अंदर। और मेरे को तो लगता नहीं यार ये कहीं से पार्क है, क्योंकि पार्क तो सारा कुछ बाहर ही है।
पर ये अंदर जो इन लोगों ने भाई बहुत अच्छा बना रखा है ना, आप लोगों को भी दिखाता हूँ मैं। पूरे जंगल के अंदर से इन्होंने छोटे छोटे रास्ते बना रखे हैं और उसके अंदर साइकिल चलाने के लिए, बच्चों के लिए झूला और जो होते हैं छोटे छोटे बच्चों के लिए झूले वगैरह। और सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि जैसे ये पूरा जंगल ख़त्म हो जाता है ना, उसके जस्ट बाहर पे स्विमिंग पूल है भाई, और बास्केटबॉल कोर्ट है। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई यहाँ पे। तो ये चीज़ें अपने इंडिया से काफ़ी अलग है। बाकी लोग अपने पर्सनल टाइम बिताने के लिए आते हैं यहाँ पे, जैसे मैं आ रखा हूँ, ये देखो चले जा रहा हूँ भाई साइकिल लेके यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत खड़ी चढ़ाई है और मेरे को लगता नहीं ये चढ़ पाएगी, क्योंकि इसका पिछला टायर का तो काम हो गया है, वो मेरे ख्याल से पंचर हो चुका है। बट ये देखो भाई, ये देखो जंगल के अंदर कितना अच्छा लाइटें लगा रखी इन लोगों ने पूरा। और ये देखो भाई, अगर कोई पेड़ टूट जाता है तो उसकी जगह पे नए पौधे लगाए जाते हैं। और इधर लिखा है भाई साफ साफ, प्लीज़ रिस्पेक्ट रीजनरेशन एरिया। मतलब ये लोग अपने जंगल को, जो छोटे छोटे पेड़ हैं, उनको अपना जनरेशन समझते हैं कि आने वाली जनरेशन के लिए ये हम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हर जगह होनी चाहिए भाई। तो चलिए गाइस, साइकिल का काम 25 करने के बाद अब इसको मैं घसीटते हुए घर लेके जा रहा हूँ, क्योंकि जिसकी है वो बोलेगा बहन करके, तो लेके तो चले गया और तोड़ ताड़ के वापस लेके आ गया। बट वैसे दोस्त है तो कोई कुछ इतना ज़्यादा बोलेगा नहीं। बट टायर पंचर हो चुका है इसका जंगल में। चलिए भाई, साइकिल को पार्क करने के बाद अब निकलते हैं आगे की तरफ। झूले लगे हैं जहाँ पे। तो वो रहा भाई स्विमिंग पूल, और उधर बच्चे हैं। बट किसी की प्राइवेसी को मैं लीक नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ जो हैं बच्चे नहा रहे हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा आगे लेके कैमरा नहीं जा रहा हूँ, सही नहीं लगता है। तो ये है भाई ओटावा की बसेस, ओसी ट्रांसको। ये वाली उससे बड़ी है भाई, 2 बस के बराबर एक बस है भाई ये देख सकते हो। और मैं अभी आ रखा हूँ अपने घर से कम 10-1 किलोमीटर पीछे, पूरा घूम के। और सामने है अब टेनिस पास्चर स्टेशन। कभी मैं इस स्टेशन से बस लेके जाता था ड्यूटी, बट फिर मैंने अपना चेंज कर दिया घर, तो अब मैं दूसरी साइड रहता हूँ, इधर साइड। और यहाँ बीच में मुझे कुछ दिख रहा है जंगल के अंदर से, कुछ अंधेरी सी जगह है, पर रास्ता नहीं है उसका, कहीं आसपास कहीं दिख रहा है, नाला सा दिख रहा है। वरना उधर से जाते, अंदर है क्या। और ये जो 61 है, 62 स्ट्रीट्सविल, इसमें जाया करता था मैं। अभी वही बस आ गई है, तो कभी हम इस बस में जाया करते थे भाई ड्यूटी। बट चलो, और उसके बगल में देखो भाई आप, कौन सी गाड़ी खड़ी है, रेंज रोवर डिफेंडर। ओ भाई साहब, तो भाई देख सकते हो कितनी गहरी चढ़ाई है यहाँ से। और मैं आया हूँ इस पर, इसमें ये गियर साले नाम के हैं बस, और कुछ नहीं। बैंड बज गई भाई। अरे बस रुक गई क्योंकि सामने है स्टॉप। चलो भाई, अब चलते हैं कनाडा के खेतों की तरफ, क्योंकि मैं आज पूरे मूड में हूँ भाई साइकिल चलाने के, क्योंकि आज मेरी छुट्टी है। तो निकलते हैं खेतों की तरफ, क्योंकि अब दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ कनाडा के खेत कितने बड़े बड़े होते हैं। तो चलो फिर। तो ये देखो भाई, मक्का होता है ना अपने यहाँ, मकई, उसकी खेती। और ये इतनी नहीं है, बहुत दूर तक है भाई, जहाँ तक वो बिल्डिंग है। और देखो पूरा एरिया इधर है। और इधर इन्होंने पता नहीं कौन सा लगा रखा है ये पौधे। आधा तो काट दिया इन लोगों ने, आधा भी रखा हुआ है। बट इधर का मक्का तो भाई बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत दूर तक है ये। और ऊपर देखिए मौसम तो कितना अच्छा दिख रहा है भाई, मौसम पूरा, और पूरा साफ एंड क्लीन नेचर है भाई। पॉल्यूशन का तो नामो निशान नहीं है दूर दूर तक भाई यहाँ पे। तो चलो भाई, 20-22 किलोमीटर की साइकिलिंग करने के बाद अभी मैं पहुँचा हूँ एक फार्म हाउस पर, और अभी मैं दिखाता हूँ वहाँ की सबसे खूबसूरत चीज़ क्या है आपको। और वो है ये, चेक करो भाई क्या है। भाई गाय,
ये है प्रॉपर फार्म हाउस भाई, चारों तरफ खेती करके बीच में इन्होंने गाय पाली हुई है। देखो तो भाई जब मैं आया था तो मेरे घर वाले पूछते थे कनाडा में इंडियन फूड मिलता है नहीं मिलता है, दूध मिलता है नहीं मिलता है। तो अभी मैं उनको ये गाय दिखा करके ये बताना चाहता हूँ भाई कि हाँ यहाँ पे सारा कुछ मिलता है, फूड से लेकर के दूध तक सारी चीज़ें यहाँ पर ऑर्गेनिक ही भी मिलती है। और बाकी तो खैर सारे देशों में मिलती है कि फ्रोज़न तो हर जगह होता ही है। तो भाई जब मैं कनाडा आया था इंडिया से तो मेरे घर वाले पहले मुझसे यही पूछते थे स्टार्टिंग में कि इंडिया का खाना मिलता है वहाँ पे नहीं मिलता है, और क्या क्या चीज़ें हैं जो इंडिया की वहाँ पे मिलती है खाने में। तो भाई उनको ये गाय देख कर ये तो लग ही गया होगा कि यहाँ पर कुछ नहीं तो दूध तो मिलता ही है इंडियन फूड। बाकी तो यहाँ पे सारा कुछ जितने भी सारे इंडियंस हैं सारे लोग इंडियन फूड ही खाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि इंडियन फूड नहीं मिलता है, सारी चीज़ें सारी जगह कनाडा में हर एक जगह पे इंडियन फूड आपको मिल जाएगा खाने के लिए। तो भाई मैं आपको अपना फ़ोन का जूम दिखाता हूँ। सामने आपको दिख रहा होगा छोटा सा डॉट, वो एक प्लेन है। अभी दिखाता हूँ आपको कितना दूर तक जाता है ये, और इसकी लाइट तक दिख रही है, उसका पंखा भी दिख रहा है घूमते हुए। और अभी मैं जूम आउट करूँगा तो कैमरे में ही नहीं दिखेगा भाई वो, ये देखो। तो भाई थोड़ा रेस्ट करने के बाद तब तक मैं आपको बताता हूँ कि मेरी पहली जर्नी जो पहला दिन था वो कैसा रहा कनाडा में इंडिया से आने के बाद। तो दिल्ली से फ़्लाइट उड़ने के बाद मेरा पहला स्टॉप था फ्रांस की राजधानी पेरिस में। तो भाई जब मैं पेरिस में उतरा तो वहाँ मैंने बहुत सारी शॉकिंग सी चीज़ें देखी, जिसमें से एक थी कि मैंने वहाँ की दीवार पर रोलेक्स वॉच देखी। बहुत बड़ी बड़ी घड़ियाँ टंगी हुई थी रोलेक्स की, और जो लोग जानते हैं उनको तो पता ही होगा कि रोलेक्स कितना बड़ा ब्रांड है, दुनिया का सबसे महंगा ब्रांड उसमें से एक रोलेक्स भी है। तो इतनी महंगी महंगी घड़ियाँ उन लोगों ने एयरपोर्ट पे लगा रखी थी, तो सोचो कितना महंगा देश होगा। तो भाई फिर फ्रांस से 3-4 घंटे स्टॉप के बाद जब हम लोग वहाँ से फिर कनाडा के लिए निकले, तो फिर जो कनाडा में बुरी हालत हुई थी ना भाई, क्योंकि कनाडा में उस टाइम बर्फ़ पड़ रही थी। और ये बात है मार्च की, क्योंकि मार्च के महीने में मैं आया था इंडिया से, और उस दिन होली थी। तो सबको पता है कि इंडिया में अगर होली आ जाती है तो उस दिन के बाद गर्मियाँ होना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन कनाडा में बिल्कुल अलग है भाई। यहाँ तो मार्च अप्रैल मई तक तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं होती। तो फिर जैसे ही मैं एयरपोर्ट पे आया, पहले तो मेरी फ़्लाइट डिले हो गई थी, और जिस फ़्लाइट में मैं आया था उस फ्लाइट में मेरा बैग ही नहीं था, बैग मेरा था दूसरी फ़्लाइट में। तो बहुत टाइम तक वेट करने के बाद भी मुझे बैग नहीं मिला। तो मैंने अपना ईमेल और नंबर और एड्रेस दे करके एयरपोर्ट वालों को मैं चले गया, जो लोग मुझे लेने आए थे उनके साथ चले गया। तो उन लोगों ने बोला कि बैग फिर आपके घर आ जाएगा एड्रेस पे, आप एड्रेस लिखवा दो। और जैसे ही मैंने एयरपोर्ट के बाहर भाई कदम रखा, क्योंकि उसके बाहर था -30 से -40 डिग्री के बीच में, और इंडिया में था पॉजिटिव में 20 से 25 डिग्री। तो सोचो आप 20-25 डिग्री से -30-35 डिग्री में अगर कोई बंदा एकदम से जाता है तो क्या हालत होती होगी। मैं तो भाई पहले ही दिन मैंने कहा ये क्या सीन है भाई, एयरपोर्ट के चारों तरफ बर्फ़ से मतलब कुछ नहीं दिख रहा था भाई। और जो एयरपोर्ट की रोड होती है जहाँ पे आते हैं, गाड़ी आती है एयरपोर्ट पे लेने के लिए, वो पूरी रोड बर्फ़ से ढकी हुई थी, और सारा कुछ उन्होंने साइड कर रखा था। तो इतनी सारी बर्फ़ थी भाई वहाँ पे, और उसको देख करके भाई मैं शॉक हो गया। मैंने कहा भाई ऐसी जगह पे लोग काम कैसे करते हैं। तो भाई जो लोग लेने आए थे उन लोगों ने फिर घर पे छोड़ा, और जब घर पे छोड़ा तो उसके बाद जो हालत ख़राब हुई थी ना भाई, क्योंकि अगर तुम 12-13 हज़ार किलोमीटर दूर से ट्रैवल करके आ रहे हो और तुम्हारे 15-20 घंटे लग रहे हैं, क्योंकि मेरा स्टॉप भी बीच में थे 2-3 जगह। पहले मेरा पेरिस से था वैंकूवर, फिर टोरंटो, और फिर यहाँ मॉन्ट्रियल में। तो भाई बहुत ज़्यादा मतलब थकान हो गई थी, और उसके बाद सर भी बहुत घूमने लग गया था, क्योंकि इतने लंबी ट्रैवल के बाद तो सर तो घूमेगा ही। और कानों से तो बिल्कुल भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, क्योंकि कान बिल्कुल बंद हो गए थे, सुन्न हो गए थे भाई एकदम से कान। और उसके बाद जिनके साथ मैं रहा था वो लोग बड़े अच्छे थे, उन लोगों ने फिर मेरे को बोला कि तू रेस्ट कर ले 3-4 दिन। फिर मैं 3-4 दिन तक रेस्ट करा, और उसके बाद फिर मेरी ड्यूटी थी तो फिर मैंने ज्वाइनिंग कर ली। बट कुछ टाइम के बाद फिर मैं वहाँ से मूव होकर के ओटावा में रहने लग गया था, क्योंकि और जब मैं यहाँ आया था नया नया तो स्टार्टिंग में मेरे को ऐसा लगा यार पता नहीं कहाँ आ गया हूँ मैं। बट अभी भाई मेरे को मतलब बहुत अच्छी जगह, अगर किसी को आना है तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि भाई ज़रूर आना, एक बार लाइफ में एक्सपीरियंस ज़रूर करना इस चीज़ का, क्योंकि यहाँ तुम्हें सारी वो चीज़ें मिलेगी जिसकी वजह से तुम्हें मतलब जो चीज़ें तुम्हें इंडिया में नहीं मिल सकती, और ये चीज़ तो फैक्ट है भाई। साइकिल का बॉडी स्ट्रक्चर देख करके तो ऐसा लग रहा है कि किसी नाले में ना फेंक दे मेरे को, क्योंकि इसकी अलाइनमेंट तो है ही नहीं बिल्कुल भी। इसका आगे का टायर कहीं जा रहा है, स्टीयरिंग कहीं है, झाड़ियाँ ये देखो भाई। और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे को इंडिया में मैंने कभी साइकिल चलाई ही नहीं, मैं यहीं चला रहा हूँ भाई। आती है थोड़ी थोड़ी चलानी, बाइक तो मैंने बहुत चलाई है भाई, बाइक तो मेरे पास है घर पे, बट साइकिल कभी चलाई नहीं, क्योंकि थी नहीं, सीधे डायरेक्ट बाइक ही थी। और
भाई एक्सपीरियंस कर रहा हूँ मैं पहली बार साइकिल चलाने का, और पहली बारी में ये इतनी लंबी राइड करके आ गया हूँ मैं साइकिल की, कम से कम 20-21 किलोमीटर लंबी, और सामने सारे लोग साइकिल चला रहे हैं भाई। एक बार फिर से पार्क करने के बाद अपनी रोल्स रॉयस को चलते हैं सामने की तरफ, और ये है भाई गेहूँ, ये रहा भाई गेहूँ। तो भाई गेहूँ की फसल ऐसी है। अब अंदर जा सकते हैं नहीं जा सकते मेरे को पता तो है नहीं, यहाँ से तोड़ तो रखा है लोगों ने, क्या पता जा सकते हैं। चलो चलते हैं, देखते हैं भाई क्या है। ऐसा मुझे लगता नहीं अलाउड है, बट आप लोगों को दिखाने के लिए मुझे जाना पड़ रहा है भाई। देखो ये देखो भाई गेहूँ कितने सारे हैं, और ये इतना नहीं है, बहुत बड़ा है। देखो चलिए भाई, सारा दिन घूमने फिरने के बाद अब पहुंच चुके हैं घर पे, और पूरी बॉडी जो है वो थक चुकी है। तो करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड, और मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं बहुत जल्दी। बाय बाय।